कैसे हो आप लोग? मैं हूँ मोहम्मद राशिद हसन। मेरा स्टडी प्ले इस चैनल पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। पिछले वीडियो में ये वीडियो मेरा दूसरा वीडियो है मेरा चैनल का। इसलिए मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं क्लास 9 का पहला चैप्टर लाइफ एंड इट्स डाइवर्सिटी इस चैप्टर को शुरू किया है। तो वो पहला पार्ट था। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था। तो ये दूसरा चैप्टर, ये पहला चैप्टर की दूसरा पार्ट है। वीडियो वीडियो का पार्ट 2 है, या मैंने मेन टॉपिक पे घुस गया है इस चैप्टर का। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीव का सृष्टि कैसे हुआ, यानी जीव का सृष्टि। एक मिनट, मैं जीव का सृष्टि पहले ये पृथ्वी का सृष्टि कैसे हुआ थोड़ा सा बता दूं। बरसों पहले, यानी 500 करोड़ 500 करोड़ यार पहले, जब पृथ्वी में कोई ये साइंस ने जो कहा है मैं वही कह रहा हूँ। पृथ्वी सृष्टि का बहुत कारण हो सकता है, लेकिन मैं साइंस ने जो कहा है यानी बायोलॉजी में जो कहा है वही कह रहा हूँ। क्या कह रहा था? बायोलॉजी ने कहा कि तब, यानी बरसों बहुत सालों पहले, पृथ्वी छोटा सा एक छोटा सा अणु परमाणु की तरह छोटा सा अग्निपिंड था जो घूम रहा था। अग्निपिंड था जो घूम रहा था। वो धीरे 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 ठंडा हुआ। उसके बाद ठंडा होने के बाद धीरे धीरे वो पृथ्वी का आकार से बहुत थोड़ा बड़ा होने लगा। तब वो सेंटर के वहाँ जो मॉलिक्यूल एलिमेंट था मॉल, बहुत सारे मॉल था, एलिमेंट था। वो जो भारी टाइप का एलिमेंट था ना, वो सेंटर की तरफ जा रहे थे, सेंटर की तरफ थे। वो भारी टाइप का एलिमेंट यानी को क्या कहूँ, फेरस आयरन निकेल एक्सेट्रा। उसके बाद जो थोड़ा सा मीडियम टाइप का एलिमेंट मोलर है, वो कहाँ पे थे? वो मीडियम जगह पे, यानी सेंटर और यानी पृथ्वी का सेंटर और ऊपर के मिडिल पे, वहाँ पे वो मोलर रह रहे थे। वो थोड़ा कोई सॉलिड कोई लिक्विड ऐसे जी रहे थे। तो एलिमेंट क्या क्या थे? वहाँ का एलिमेंट थे सिल्वर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये सब थे वहाँ पे। और जो बहुत हल्का एलिमेंट, वो पृथ्वी का ऊपर रह रहे थे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब पृथ्वी के ऊपर रह रहे थे। तो बहुत बरसों पहले ऑक्सीजन, हम जिंदा है किस लिए? ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ। तो ऑक्सीजन तब नहीं रहते थे, पर किसके साथ? जैसे कि मानो ऑक्सीजन एक लड़की है। तो तब के ज़माने में लड़की अकेला नहीं घूमती थी। तब के ज़माने में जब भी लड़की निकलती थी, तब भी उसके साथ एक लड़का निकलता था, एक या दो लड़का रहते थे। मतलब अब की दुनिया की तरफ लड़की वहाँ स्वाधीन नहीं था, यानी इंडिपेंडेंट नहीं था। वहाँ लड़की अनइंडिपेंडेंट था। मतलब वहाँ ऑक्सीजन को ही तो लड़की धरा मैंने। वो ऑक्सीजन किसी के साथ बॉन्ड करके, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किसी के साथ बॉन्ड करके रह रहा था, यही हुआ तब। उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन हुए। रिएक्शन के बाद अमोनिया, ऑक्सीजन,
बहुत सारा जो पानी, यह सब कुछ अलग हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन तो मेनली ऑक्सीजन अलग हुआ। उसके बाद अलग होने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, हाइड्रोजन वो घनीभूत हुआ, ऊपर उठा, ऊपर होकर बादलों के साथ बहुत डांस वांस किया, उसके बाद नीचे गिरा। यही तो प्रक्रिया चल रहा है ना, यही चलता रहा है अब तक। जब तक ऑक्सीजन स्वाधीन नहीं हुआ, यानी ऑक्सीजन जब तक अकेला नहीं हुआ, अब के ज़माने में तो ऑक्सीजन अकेला है, अब तो ऑक्सीजन खुलेआम घूम रहे हैं, स्वाधीन हो गया है ना। तब तक नहीं थे, तब बरसों पहले ऑक्सीजन स्वाधीन नहीं थे। तो यही हो रहा है। पानी, पृथ्वी में पानी का उत्पत्ति मतलब प्राण का उत्पत्ति। तो हम पृथ्वी सृष्टि का हो गया, प्राणी पानी उत्पत्ति हो गया, तो प्राण सृष्टि यानी जीव का सृष्टि कैसे होता है, यही पढ़ने वाले थे। ये मैंने टॉपिक पहले ही बता दिया, उसके पहले ये बताया था। तो लाइफ और ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसका ही टॉपिक है, इसका ही मेन टॉपिक है जीव सृष्टि का सीढ़ी, यानी जीव सृष्टि का सीढ़ी। हाँ, तो 1920 में साइंटिस्ट ओपारिन, 1920 में साइंटिस्ट ओपारिन बहुत रिसर्च कर रहे थे। उनको क्या खुजली उठी, खुजलाते खुजलाते बोला पृथ्वी सृष्टि का इतिहास जानना है मुझे। ओके, निकाल लिया उसने पृथ्वी सृष्टि का इतिहास। उसने क्या किया, उसने क्या कि 1920 में उसने जो समंदर था, समंदर के पानी को उसने माना, उसने आइडिया किया कि वो एक हॉट डाइवल सूप, यानी हॉट लिक्विड और हॉट डाइवल सूप और हॉट लिक्विड सूप, यानी तरल गरम लिक्विड सूप के तरफ वो मानते थे। जहाँ पर थे लिक्विड, जहाँ पर था लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पर था लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वहाँ से ये जो लिपिड था बहुत सारे बॉन्ड करके थे एक साथ। ये देखो, ये तीन है, ये तीन एक साथ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये एक दिख जा रहा है, ये एक दिख जा रहा है। यहाँ से प्रोटीन निकल गया, प्रोटीन एक एक करके निकल गया, और वो प्रोटीन जब निकल गया तब सारे प्रोटीन एक साथ जब हुए तब वो उसने क्वासार्बेट आविष्कार किया। उसके पहले उसने एक मतवाद दिया था। वो मतवाद है जीवन का निर्माण से पहले परिस्थितियां, उसके देन जहाँ जीवन का गठन से मौलज्ञानिक, उसके बाद क्वासार्बेट या माइक्रोस्फीयर, उसके बाद प्रोटोसेल, उसके बाद यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल। पहले प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोटिक, यही है। और उसने क्या कहा था मेंडल नहीं, ओपारिन ने क्या कहा था, ओपारिन ने एक मतवाद पेश किया था। वो था क्या, इकोलॉजिकल condition prior to the formation of life, then origin compounds of the formation of the life, then quasarbate or microsphere, then eukaryotic cell and prokaryotic cell। यानी ये मतवाद उसने दे दिया। उसके बाद क्या किया, ये मतवाद उसने देने के बाद उसने क्वासार्बेट आविष्कार किया। क्या कहा, ये क्वासार्बेट तीन चीजों से बनी होती है। एक होता है प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, और ये टू लेयर विशिष्ट है, ये टू लेयर टाइप है। ये क्वासार्बेट तो हो गया। उसके बाद ओपारिन जब आविष्कार कर रहा है तब
उनका दोस्त वगैरह क्या हाँ करके देगा, मुंह उंगली चूसेगा, हाँ नहीं चूसेगा। वो भी बोल रहा है तू भी जा रहा है बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद फॉक्स आया, साइंटिस्ट फॉक्स। उसने कहा कि 19 साइंटिस्ट साइंटिस्ट फॉक्स 1965 में उसने कहा कि मैं भी कुछ आविष्कार किया हूँ, वो है माइक्रोस माइक माइक्रोस्फीयर, उसे कहते हैं माइक्रोस्फीयर। हाँ, 1965 में उसने माइक्रोस्फीयर आविष्कार किया। और वो माइक्रोस्फीयर था कुछ ऐसा, जैसा कि उसने कहा कि ओपारिन ने तो 3 चीज लेके किया है। उसने प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, तीनों से दोनों को बोला, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को बोला कि तुम दोनों जाओ और कहीं के घूम पे आओ। वो घूमने चला गया और फॉक्स ने कह दिया वो लोग नहीं है, ये प्रोटीन लेके माइक्रोस्फीयर तैयार होता है। ये एक ये एक अर्धवृत्त पर्दा है, ये एक ऑर्थोक्यूमुलेट पर्दा है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन रहती है, फॉक्स के मॉडल पे सिर्फ प्रोटीन रहती है, अदरवाइज कुछ नहीं रहता है। उसके बाद आता है प्रोटोसेल या प्रोटोबाइंट। यह है, तो प्रोटोसेल किसे कहते हैं? ये जो माइक्रोस्फीयर आविष्कार किया ओपारिन ने या फॉक्स ने, सॉरी ये जो वॉसरबिट आविष्कार किया ओपारिन ने, फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर आविष्कार किया, ये दोनों में से किसी भी एक जब न्यूक्लियोटाइड से ऐड होगा तभी वॉसरबिट, तब प्रोटोसेल या प्रोटोबाइंट तैयार होगा। क्या कहा? जब वॉसरबिट या माइक्रोस्फीयर, इन दोनों में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड से जब ऐड होगा तब तैयार होगा प्रोटोसेल या आदि कोष या प्रोटोबाइंट। ओके, न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड, यहाँ। ओके, ये टॉपिक तो हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल स्टडीज एट डिफरेंट लेवल्स एंड एक्सेप्ट्स। इसके पहले आपने बोला कि जीव सृष्टि करेंगे, उसके बाद कुछ पढ़ेंगे। ये डाइवर्सिटी के अंदर आता है ना। तो जीव का आपके सिलेबस में इतना ही था, इसके ज़्यादा आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, और कहीं नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ही मेन चीज़ था। इसके बाद आपको क्या होगा यही मैं थोड़ी सी बहुत शॉर्ट टाइम पे बोलता हूँ। क्या होता है, वो जब ये माइक्रोस्फीयर या क्वासाइट आविष्कार हो गया, उसके बाद प्रोटोसेल आविष्कार हुआ। उसके बाद प्रोटोसेल आविष्कार होने के बाद यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल आविष्कार हुआ। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल आविष्कार होने के बाद सेल जब आविष्कार हो चुका है, तब ये वो सेल डिवाइड होते होके बहुत बड़ा, माने हमारे अंदर बहुत सारे सेल है ना। तो वो डिवाइड होते बहुत सारा एक छोटा जीव का सृष्टि होगा। वहां से विवर्तन, विभजन, ये सब होते युग के अनुसार हम इंसान तैयार हो चुके हैं। यही बहुत शॉर्ट स्टोरी है, तो ये हो चुका है। उसके बाद हम चले आते हैं बायोलॉजिकल स्टडी एट डिफरेंट लेवल्स एंड एस्केप्स। हाँ, तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, बायोलॉजी का क्या क्या है, इसका बहुत सारे फीचर्स है, इनको हमें जानना पड़ेगा। तो बायोलॉजी मेनली 3 टाइप्स। 1 टाइप इज बोटनी, 2 टाइप्स इज
जूलॉजी एंड 3 टाइप्स इज फिजियोलॉजी। बोटानी क्या होता है? उद्भिद के बारे में जहाँ पे पढ़ाया जाता है उसे बोटानी कहते हैं। मैं सच कहूँ, मुझे बोटानी बहुत बोरिंग लगती है, पर बोटानी का कुछ कुछ ऐसी चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जूलॉजी से भी इंटरेस्टिंग है। और जूलॉजी जहाँ पे एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है उसे जूलॉजी कहता है। ये बायोलॉजी के अंदर होता है। बायोलॉजी सिर्फ आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे बोटानी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी सब कुछ एक साथ है, लेकिन जब बड़े होके पढ़ोगे तब सब कुछ अलग अलग है। ये अलग, वो अलग, ये अलग, सब कुछ अलग है। और फिजियोलॉजी क्या होता है? जब इंसान के एक एक चीज को लेके, इंसान के ऑर्गन्स को, बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ उसके बारे में पढ़ाया जाता है, यही होता है फिजियोलॉजी। ये तो मेनली 3 टाइप्स हो गया। उसके बाद भी बायोलॉजी को और भी डिफरेंट किया गया है। वो क्या क्या होता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल, हमारा जो सेल है, ये सेल को लेके हम रिसर्च करते हैं। आपको मालूम है, ये छोटी सी चीज उसको लेके इतना बड़ा इंस्टीट्यूट तैयार हो जाएगा, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो रहा है उसको लेके, छोटी सी सेल को लेके उसको रिसर्च करने के लिए। तो सोचिए बायोलॉजी में क्या क्या है, बहुत कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है बायोलॉजी में अगर जानना चाहता है। उसके बाद एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है ये ऑर्गन्स के शेप्स वगैरह, बहुत कुछ होता है। इंसान का ऑर्गन्स होता है, उसका शेप्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। इन सब के ऑर्गन्स के लिए ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी बहुत अटैचमेंट है। बहुत अटैचमेंट है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। फिजियोलॉजी से एनाटॉमी आया है, पहले फिजियोलॉजी पढ़ना चाहिए। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पर छोटी छोटी अणुजीव, हमने तो सेल लेके इतना चिल्लाया, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी जब सेल से भी कुत्र, छोटी छोटी चीज, अणुजीव, जीव, इसके बैक्टीरिया, वायरस, इन सब को लेके जहाँ रिसर्च किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे भी ये छोड़ के भी और भी पार्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर। ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, अगर कभी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। ये इसमें बहुत अच्छी नौकरी है ये करना है एग्रीकल्चर। तब उसके बाद है नर्सिंग, बायोलॉजी के अंदर पड़ता है। फार्मेसी बायोलॉजी के अंदर पड़ता है। पैथोलॉजी बायोलॉजी के अंदर पड़ता है। रेडियोथेरेपी ये भी बायोलॉजी के अंदर पड़ता है। एक ही मेडिकल भी बायोलॉजी के अंदर, कि मेडिकल तो बायोलॉजी के अंदर ही है, लेकिन मेडिकल का एक एक पार्ट भी बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी का एक पार्ट है। यही ये आपको मैं एक पार्ट बोल रहा हूँ ना, आपके बुक में शायद नहीं मिलेगा, पर हायर क्लास में जब जाओगे, हायर लेवल पे जब जाओगे, तब ये सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कि उसके बाद हम आते हैं, बायोलॉजी सिर्फ अकेला खड़ा नहीं है, बायोलॉजी के साथ बहुत सब्जेक्ट आके जोड़ा है। यानी ये सिर्फ बायोलॉजी अकेला खड़ा नहीं है, इसके साथ भी बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी आके जोड़ लिया है वैसे ही आप कुछ देखेंगे, इसको क्या है, जिस बायोलॉजी के साथ फिजिक्स आके जुड़ा है, फिजिक्स और बायोलॉजी जहाँ एक साथ पढ़ाया जाता है उसे बायोफिजिक्स कहते हैं। जहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक साथ पढ़ाया जाता है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब जो बायोकेमिस्ट पढ़ता है ना, उसका डिमांड इस युग पे बहुत हाई लेवल पर है। क्योंकि देखो, आप सुबह से उठ के रात के सोने से तक केमिस्ट्री का यूज करते हो, है ना? केमिस्ट्री का यूज करते हो। सुबह जब उठते हो तब पेस्ट लगाते हो ना, वो केमिस्ट्री से ही बनते हैं, होता है ना? जब रात में खाते हो, खाने के बाद जो खाते हो वो, ये आप समझो रोटी या दाल खाया, रोटी और दाल एक साथ खाया। दाल में कितना नमक लगेगा, कितना नून,
हल्दी, ये सब कुछ लगेगा, मसाला वगैरह लगेगा। ये सब पहले केमिस्ट्री से ही आविष्कृत हुआ है। जो दूध खाते हो वो भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। यही केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छे। उसके बाद बायोमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैथ के साथ ये तो है, वो आपके सिलेबस में, ये बहुत आसान चीज़ है, इसे आप पढ़ लेना। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या क्या प्रयोग है हमारी इस दुनिया में। पहले ही मैंने कहा था एग्रीकल्चर बहुत हाई लेवल का है, ये नौकरी जो करेगा उसका लाइफ सेटल हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कुछ पड़ता है, फूड फाउंडेशन, हाइब्रिड सीड, बहुत कुछ पड़ता है। हाँ, तो मैं पहले से बोलता हूँ, हमारी भारत यानी इंडिया, ये इसे क्या कहते हैं, मसला का देश, खजाना का देश कहते हैं। यह खाना बहुत अच्छा बनता है, यानी मैंने मेनली वेस्ट बंगाल। सो मैं ये सब कुछ नहीं कहने वाला, मैं इसका टॉपिक बोलता हूँ। एग्रीकल्चर का पहला टॉपिक है फूड प्रोडक्शन, यानी बायोलॉजी में ये जो बायोटेक्नोलॉजी के उसको लेके हमारा इंडिया में ये टेक्नोलॉजी के साथ खाने का जो द्रव्य है उसका बहुत तरक्की कर लिया है। कैसे कैसे कि जो आप धान खेत में जब देखते हो, कुछ कुछ धान है छोटी 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 काले काले छेद होते हैं, वहाँ पे धान का रोग हो जाता है, बीमार हो जाता है धान खेत। और कुछ कुछ धान खेत है बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे बहुत अच्छे धान हो रहे हैं। यही दो डिफरेंट है, जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, जो बहुत अच्छे है वो बायोटेक्नोलॉजी के साथ है। ऐसे ये या जो धान इसका बड़ा हो रहा है बहुत अच्छे फील्ड है, उसका सीड बहुत अच्छा है, यही बायोलॉजी का यूज करके उसका सीड या उसका बहुत खाना बना कुछ बहुत अच्छे से बना रहा है। हाइब्रिड सीड, जैसे हाइब्रिड सीड हो गया, हाइब्रिड सीड धान का हाइब्रिड सीड है IR8, IR20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जगन्नाथ, पूसा, जौनता एक्सेट्रा। ये सिर्फ धान नहीं, भुट्टा, गम एक्सेट्रा, तुला, पाट, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। उसके बाद है वायरस एंड बैक्टीरिया ढंग से करना। वायरस या बैक्टीरिया, जब आप खेत में जाते हो तब वायरस लगते हैं आपके पेड़ों में, आपके खेत में वायरस लगते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं, तब आप क्या करते हो, बहुत सारे रासायनिक खाद देते हो ना, रासायनिक कीटनाशक दमन करने के लिए बहुत सारी कुछ ये देते हो, एक मेडिसिन देते हो। वही मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी के साथ आता है, बायोकेमिस्ट्री से। मैंने कहा ना बायोकेमिस्ट्री बहुत जुड़ी हुई है, बायोलॉजी भी जुड़ी है, फिजिक्स भी जुड़ी हुई है, सब कुछ जुड़ी हुई है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। उसके बाद है हाइब्रिड टाइप एनिमल हस्बेंड्स, मतलब जब हम खाना तो बनाते हैं बट हम एनिमल से भी खाना लेते हैं, क्योंकि हमें गोट या काऊ देखे, गरू या बकरी देखे, तो हाइब्रिड बकरी का दूध और देसी बकरी का दूध दोनों में से डिफरेंट है। दूध से डिफरेंट नहीं, दोनों देखने में डिफरेंट है, दूध का कौन एक किया, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो 1920 कुछ नहीं होगा। तो यहाँ भी हम बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिप्रोड्यूस करके हाइब्रिड एनिमल्स बना रहे हैं। उसके बाद बी कीपिंग, या जो हम जब शहद खाते हैं तब शहद ढूंढने में पहाड़ में जंगल में जाना पड़ेगा, पहाड़ जाके जंगल लाऊंगा, क्या मुश्किल। इसके लिए हम क्या बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा 2 3 4 या 5 6 बी ला के
मधुमक्खी लाया, उसके बाद उससे बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल करके उसके ये रिप्रोड्यूस करके बहुत अच्छे से शहद निकाला, और वो शहद एकदम सेम मधुमक्खी से तो शहद आता है ना, तो सेम उसके प्रोटीन बहुत अच्छे से मिल रहा है। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग, प्रयोग किस किस में प्रयोग किया जाता है, वो एक उसका एक पॉइंट है इंडस्ट्रियल्स। जैसे कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री से एक बहुत माना कि 100 एकड़ जमीन के ऊपर 100 एकड़ जमीन के ऊपर एक कुछ चाष कर कुछ कुछ का खेत करेगा, कुछ करेगा, उससे ही बायोलॉजिकल ये उसको जो पहले उसका आगाछा जो बुरे प्लांट होते हैं उसको मारने के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। ये इंडस्ट्रियल ये तो है। मेडिकल साइंस में भी आप जानते हो, तो ये सब पढ़ लेना बहुत अच्छे होता है। पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, और एक लास्ट 2 पॉइंट, एक पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन गाइडेंस। बायोलॉजी जो पब्लिक हेल्थ को क्या देते हैं, ये जो हम जो गांव में देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं पब्लिक पे, हेल्थ केयर सेंटर से आते हैं, वो बायोलॉजी का एक कौन सा साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था मुझे नहीं पता, पर वहाँ से ही आया था। हाँ, बायोलॉजी का ये देखना, वहाँ पे जब छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बच्चे जब बहुत बीमार होते हैं तब वहाँ से ही आपका मेडिसिन सप्लाई होता है। ये हेल्थ का ये करता है, जब गाइडलाइन करता है ना, आप कैसे सेक्स एजुकेशन, कैसे सेक्स करोगे, ये सब बायोलॉजी से आता है। कैसे आप किसी भी काम को, किसी भी अपनी बॉडी के अंदर किसी भी काम को करने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो भी बायोलॉजी से आता है। बायोलॉजी सिखाता है ये सब, ये बायोलॉजी गाइड करता है। अब जब मेडिकल पे जाओगे तब मेडिकल पढ़ाएगा उसके क्या पढ़ेगा, उसके वो तो पूरा बायोलॉजिकल है ना, वो बायोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाएगा। इसीलिए जो मेडिकल में जाना चाहते हो वो पहले से बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी की नॉलेज क्लियर करो यार। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सबसे आसान सब्जेक्ट मेरे ख्याल से। सबका तो बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता ना, किसका मैथ अच्छा लगता है। सो ये लास्ट पॉइंट है, बायोलॉजी गाइड, ह्यूमन को गाइड करता है सबसे ज़्यादा बायोलॉजी। ये तो आप लोग पढ़ लेना। ये टॉपिक खत्म हुआ आज के लिए, इतना ही। उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अच्छे लगने से कुछ मत करना, अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक बटन पे प्लीज़ क्लिक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद साइड पे जो बेल आइकन है उसको बजा देना, क्योंकि मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए।